यो गाइस, राधे राधे। क्या कहना, सब मस्त। ये तुम्हारे एडिटर फ्रेंड आर्य सर राजन ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अरे एक चैप्टर करवा के तुम लोग बोलोगे आगे का चैप्टर लाओ, अपन नहीं लाएगा क्या? ऑब्वियसली लाएगा ना। ले आया यूनियन एग्जीक्यूटिव का द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। इस वीडियो में अपन कवर करेगा क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कॉम्पोजिशन फॉर इलेक्टोरल कॉलेज, रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, ये कवर करेगा। सर रैप होगा? अरे रैप होगा ना यार, कैसे नहीं होगा? तुम लोगों को मालूम है ना, स्टाइल मारता रहता अपन। तुम लोग के लिए रैप भी रखा है, फुल ऑन मजे लेंगे अपन। पर पहले लिरिक्स को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तुम लोगों को मालूम है अपन ऐसे ही चलते हैं ना। देन आएगा रैप तुम्हारे लिए। रैप मैंने रखा है मोस्टली पावर्स का, क्योंकि इसमें पावर्स बहुत है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, डिस्क्रिशनरी, इमरजेंसी, ऐसे बहुत सारे पावर्स हैं। तो वो पावर्स का अपन रैप करेंगे। पर कॉन्सेप्ट लिरिक्स को समझने के बाद ही फिर वो मजा आता है ना। हाँ, इस वाले वीडियो में अपन प्रेसिडेंट के बारे में, उनका इंट्रो, बेसिक नॉलेज, सब कुछ लेने वाले हैं। सिलेबस याद है क्या सबको? CISCE से डाउनलोड करके करने का बोला है ना, 2024 का रेगुलेशंस एंड सिलेबस हिस्ट्री एंड सिविक्स का। और जिनके पास न्यू टेक्स्ट बुक है, पुराने टेक्स्ट बुक में तो थोड़ा अलग रहता है, बट न्यू टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर के स्टार्टिंग में बॉक्स रहता है ना, उसमें भी वो पूरा सिलेबस लिख के रखते हैं। तो एज पर द सिलेबस जितने भी टॉपिक्स है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में, अपन सारा कवर करेगा एक्सक्लूसिवली। और एक्स्ट्रा नॉलेज जो अपन सीखता रहता है, थोड़ा थोड़ा बोलता रहता है, वो अपन तो बोलेगा ही। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा तारीफ कर देता हूँ उनकी, क्योंकि यार ज्यादा पावर नहीं है ना अपने इंडिया में प्रेसिडेंट को। तुम लोगों को मालूम है ना, प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है नहीं। किसके पास ज्यादा पावर है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर रूल करता है, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द नेशन, बट रूल नहीं करता है वो। बट ठीक है, देखते हैं, आगे आगे समझेंगे तो और पता चलेगा। और फिलहाल थोड़ा लिख सको तो लिख लो यार, अच्छा रहेगा। क्योंकि ले ना, नोट बनाते रहोगे ना, ये एमसीक्यूज में तुम लोग को बहुत हेल्प होने वाला है। लिख लीजिए थोड़ा सा, चलेगा। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। पता होगा सबको ये। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। सुप्रीम कमांडर है भाई डिफेंस फोर्सेस का। हाँ जी। President exercises his powers on the advice of Prime Minister and Council of Ministers. Sorry, President exercises his/her. Equality वही। हाँ, on the advice of exercises powers on the advice of Prime Minister and Council of Ministers. थोड़ा लिखोगे ना कभी he/she लिख देना, his/her लिख देना। हमें स्टाइल नहीं मारो यार, इससे करना पड़ता है, तो साला मार्क्स काट देते हैं लोग। या तो फिर डायरेक्ट प्रेसिडेंट लिखो, सबसे बेस्ट है। हाँ, तो इसका मीनिंग ये है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं ना, वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है। क्योंकि अपना इंडिया ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर दिया गया है, प्रेसिडेंट को नहीं दिया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नॉमिनल हेड बुलाते हैं प्रेसिडेंट को नाम के लिए, साइन करते हैं ना भाई। हाँ, बिल को साइन करते तो बिल लॉ बनता, पता है कि नहीं? हाँ, तो साइन करते हैं ना। नॉमिनल हेड है नाम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा जाता है उनको। ऐसे बोलेंगे ना, हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो प्रेसिडेंट। बट रियल एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर। यहां पे सब ना अटक जाते हैं, ये कभी कभी एमसीक्यू में आता है। अगर ऐसे पूछते हैं ना, ओनली एग्जीक्यूटिव हेड, क्या आएगा आंसर? प्रेसिडेंट। रियल एग्जीक्यूटिव हेड क्या आएगा? प्राइम मिनिस्टर। ऐसे पहले आ चुके हैं थोड़े से, तो इसलिए पहले तुम लोग को अवेयर कर देते हैं। ठीक है, बाकी तुमने सिविक्स का इंडेक्स देखा है ना, मैंने बहुत बार बोला हुआ है, देखो एक बार अच्छे से, पता चलते रहेगा। यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या पढ़ा अपन ने? द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ रहे हैं? प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जुडिशरी में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यहां पे एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं ना, एग्जीक्यूटिव में कौन आए फिर? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आए ना। तो इसलिए अभी इनका ही जिक्र होते रहेगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ध्यान रखिएगा। सब लोग को आ गया क्या? एक बार क्विकली बोल दूं क्या? फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जितना भी काम करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नॉमिनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। रियल एग्जीक्यूटिव हेड पूछा तो प्राइम मिनिस्टर, ओनली एग्जीक्यूटिव हेड पूछा तो प्रेसिडेंट। क्या बात है यार, एकदम मजा आ गया। चलो आ गया ना कहा। फिर पहले ना गाइस 42, तुम लोग ना टेक्स्ट बुक जब पढ़ोगे ना, पहले पेज पे तुम लोगों को 42 अमेंडमेंट मिलेगा। ठीक है, वहां पे देखोगे ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो बोलेंगे प्रेसिडेंट को वही करना है।
पर बाद में एक और अमेंडमेंट आया, 44th अमेंडमेंट। ये 74 आर्टिकल का नंबर 1 है, ठीक है। और वहां पे 44th, क्योंकि 44th अमेंडमेंट में ना बहुत कुछ लिखा हुआ है, जुडिशियल पावर्स, जो जुडिशियल रिव्यू, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखे हुए हैं जो और भी काफी चैप्टर से रिलेट करता है। बट हमको इतना आर्टिकल नंबर में घुसना नहीं है, तुम लोगों को खाली ध्यान रखना है 42 अमेंडमेंट। उसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो बोलेंगे प्रेसिडेंट को वही करना है। पर 44th में यहां के कॉन्टेक्स्ट में जो हमें समझ के रखना है वो ये है कि प्रेसिडेंट एक बार चेंज करने के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं, रिकमेंडेशन फॉर चेंजेस एंड फॉर रिकंसिडरेशन कर सकते हैं एक बार। हमने पढ़ा था ना पहले वाले चैप्टर में। दूसरी बार नहीं, दूसरी बार उनको मानना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन किनका, अपने प्रेसिडेंट का। फिलहाल तो मालूम है ना, द्रौपदी मुर्मू मैम, यस रिस्पेक्ट है भाई प्रेसिडेंट को, हाँ तो वो अभी है, थोड़ा सा बता दिया, तुम लोगों को मालूम होगा वैसे। ओके, आते हैं चलो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन। तुम लोग को लोकसभा का क्वालिफिकेशन याद है? याद है। राज्यसभा का याद है? याद है। लोकसभा क्वालिफिकेशन में एज क्या था बताओ? 25। वेरी गुड। राज्यसभा का क्या था गाइज? 30। प्रेसिडेंट का क्या होगा? 35। थोड़ा ध्यान रखना, एज में डिफरेंसेस है, बाकी सब सेम निकलेंगे, ठीक है। लोकसभा का जो क्वालिफिकेशन था ना, सेम प्रेसिडेंट का है, सिर्फ खाली एज का डिफरेंस है। लोकसभा 25, प्रेसिडेंट कितना? 35। बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड नॉट होल्ड हाउस ऑफ प्रॉफिट, याद है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो सब पॉइंट याद है कि नहीं? सब सेम लिखा हुआ लाइन वाइज। एक में ना उन्होंने बहुत शानागिरी किया है, शान पट्टी एकदम स्मार्ट वर्क कर डाला है। वहां पे लिखा है ही इज एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, क्योंकि वो सारा लोकसभा के क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है ना, इसलिए। पर तुम लोग बोलो क्या प्रेसिडेंट मेंबर बनता है क्या? नहीं ना। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। याद है कि नहीं? ऐसा पढ़ा था ना हमने, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या था? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। याद है कि नहीं? हाँ, ये हो गया, क्वालिफिकेशन खत्म भाई। ले देख लो, एकदम मजे ले लो, और क्या। नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे अपन। स्पीकर रीइलेक्ट हो सकता था? कैन स्पीकर भी रीइलेक्टेड? आंसर दो, मैं रिवाइज भी करा रहा हूं साथ में। हो सकता है ना। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी रीइलेक्टेड, एलिजिबल फॉर रीइलेक्शन। उसने पहले भी अगर पावर होल्ड किया हो, उसके बाद भी वो फिर से होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है हमारे राजेंद्र प्रसाद सर, वो भी 2 बार बन चुके थे ना प्रेसिडेंट भाई, हाँ, तो अलाउड है रीइलेक्शन। आ गया क्या? क्या बात है, पूरा एकदम रॉकिंग फुल ऑन। ये नहीं आएगा तुम लोग मुझे पूछना, डाउट्स डालना कमेंट पे, अपन एकदम पूरा अवेलेबल रहेगा तुम लोग आके फुल ऑन रिस्पॉन्ड ना, टेंशन पूछने का, बस बताने का अच्छे से, रिलैक्स। ओके, कॉम्पोजिशन फॉर इलेक्टोरल कॉलेज। हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड? कौन उनको वोट करता है भाई, समझना पड़ेगा ना। तो तुम लोग को मालूम होगा, तुमने 9th में थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा तो, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहले तो ये बताओ, इनडायरेक्टली क्लियर है? ऐसा कुछ रटा था तुमने? रटा था, बाय हार्ट किया था, मेमोराइज किया था? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ, ऐसा पढ़ा था कुछ? हाँ, वही है, वही है, वही है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब क्या कि भाई कौन यहाँ पे मेंबर कंसिस्ट करते हैं जो वोट करते हैं और प्रेसिडेंट को बनाते हैं। पब्लिक तो बनाती नहीं है, तो कौन बनाते हैं? एमपी, एमएलए, मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। मतलब समझते थोड़ा, एमपी तो पता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर को बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली कहां होता है गाइज? स्टेट में, हर स्टेट में होता है, हाँ। तो वहां पे जो मेंबर काम करते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और हमारे कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज में भी है, तो किसको रिफर किया गया यहाँ पे? दिल्ली एंड पौंडीचेरी, पुडुचेरी। जो टेक्स्ट बुक में लिखा है अपन वो लिखेंगे, मस्त। तो वहां पे भी जो मेंबर्स काम करते हैं ना, वो भी यहाँ पर आते हैं वोट करने के लिए। किनको आते हैं मतलब वो भी वोट करते हैं, कंप्राइजेस ऑफ, वो भी आते हैं इंक्लूडिंग। तो वो भी वोट करते हैं और बनाते किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का ना पहले तो भाई हो जाता था, अपन कैसा अभी क्या सीन हो गया है ना, अपन नहीं, सॉरी ऐसे ही बोलते रहता है, निकल जाते कभी कभी कुछ, सॉरी माफ करना, तुम लोग के साथ फ्री हो ना, हो जाता है। अरे सर क्या तुम यार टाइम पास कर, सॉरी करते, कंटिन्यू करते। तो देखो, ये जितने भी मेंबर्स है ना, एमपी, एमएलए, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो मेंबर्स हैं, सबसे पहले एमपी या एमएलए में 50 मेंबर का, 50 मेंबर का आएगा इंट्रोडक्शन, इनिशिएशन, नाम देंगे, नॉमिनेट करेंगे। फिर वो 50 को सेकंड करने के लिए
वो 50 लोगों ने अभी सिर्फ नाम प्रपोज किया है कि हम इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब उनको सपोर्ट करने के लिए और 50 का आना चाहिए। 50 प्रपोजर्स, 50 सपोर्टर्स, 100 हो गया ना, तो वो नाम नॉमिनेट होगा प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, फिर उनके लिए वोटिंग होगा। तुमने कभी वर्ड सुना है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? सुना होगा ना। यहां पे ना गाइस, मैनर ऑफ इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैंसल, सिलेबस में नहीं लिखा है, अपन इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोग को थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूंगा, पर टेंशन मत लो, मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है। तो रिलैक्स, चिंता नहीं करने का रे, सब एकदम सॉर्ट आउट है। ओके, तो चलो आते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट आ गया तुम लोग को, एमपी एमएलए वाला पढ़ लेना। मुझे थोड़ा सा बताना, मैं आता हूं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे थोड़ा नॉलेज के लिए, पर थोड़ा बताना मुझे, लोकसभा में कितने मेंबर थे टोटल? 550, हाँ 552 नहीं, हाँ 2 एंग्लो इंडियन हट गए, पता चला ना सबको, हाँ पढ़ा था हमने। राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 250, वेरी गुड। 250 में से स्टेट से कितने होते हैं, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? 238, वेरी गुड। एंड 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ सो एंड सो, पढ़ा है कि नहीं? सोशल सर्विस, आर्ट्स, लिटरेचर पढ़ा होगा ना। तो वो जो 12 मेंबर नॉमिनेटेड है, क्या वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट को? क्या वो आएंगे इलेक्शन के प्रेसिडेंट के? नहीं ना। कैसे आएंगे, क्योंकि उनको तो बनाता ही कौन है, प्रेसिडेंट है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, पढ़ लेना आराम से लाइन वाइज, कि भाई नॉमिनेटेड मेंबर्स ना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कॉम्पोजिशन इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, ये लिखा है। फिर आता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वाला एक पैराग्राफ, टेक्स्ट बुक निकाल के करते रहना, इजी पड़ेगा, बता रहा हूँ। तो वो वाला जो पैराग्राफ है ना, वो अपन को नहीं पढ़ना है, पर मैंने तुम लोग को थोड़ा सा समझा दिया है कि 50 मेंबर्स प्रपोजर्स, 50 मेंबर्स सपोर्टर्स, बट वो याद नहीं करने का, टेंशन नॉट। अब ध्यान रखेंगे, अब नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा सब एकदम हार्ड खतरनाक वर्ड्स लिखे हुए हैं, मीनिंग बहुत चिंदी है भाई, बहुत चिंदी है मीनिंग। क्या मीनिंग है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये जो एमपी एमएलए जो वोट करते हैं ना, हर एक मेंबर का वोट का वैल्यू का इंपॉर्टेंस है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऐसा वोट नाम दिया गया है, अदरवाइज उसको सिंपल वे में अपन बुला सकते हैं प्रेफरेंस वोटिंग, प्रेफरेंस वाइज वोटिंग। थोड़ा सा एग्जांपल नॉलेज के लिए, अदरवाइज टेंशन नॉट है, तो पता है ना तुम लोग, कैंसिल है। हाँ ओके, देखो थोड़ा सा, जैसे सपोज 3 जन नॉमिनेट हो गए प्रेसिडेंट बनने के लिए, एग्जांपल ले रहे हैं अपन। अब वोट कौन करेगा बताओ? एमपी एमएलए। तो यहां पे जो वोटिंग होगा ना, प्रेफरेंस वाइज होगा। अपन सब समझो एमपी एमएलए, ठीक है। मैं आया, मैंने वोट दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दिया, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, और भी कैंडिडेट हो सकते हैं, मैंने इतना लिया है। एक और आया तुम में से कोई एमपी एमएलए, उन्होंने दिया नहीं 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 नहीं, मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं, मैं इनको सेकंड दूंगा, और मैं इनको थर्ड दूंगा। ऐसे सारे मेंबर्स आएंगे एमपी एमएलए, वो अपने हिसाब से प्रेफरेंस देंगे। लास्ट में जिनको सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 50% से ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिला होगा, जीत जाएगा, वो फुल ऑन बन जाएगा प्रेसिडेंट। समझ रहे हो ना? ये होता है। और अगर सपोज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल रहा है, तो जितने बाकी के कम लोग थे ना, वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, जो बच जाएंगे ना, उनका देखा जाएगा सेकंड प्रेफरेंस, जिनका सेकंड प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा बन जाएंगे। ये सीन है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा बस ऐसे ही बताया नॉलेज देने के लिए, अदरवाइज नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मिटा भी देते हैं, ठीक है। तो रिलैक्स, खत्म भाई, चलो अच्छा है। आया क्या सबको? ओके, ये टॉपिक भी निपट गया भाई। रीजंस फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, ये छोटा सा है, इसको निपटा देते हैं, उसके बाद अपन इस पे आते हैं, ठीक है। ओके, ये और ये लोगों को लगता है बहुत टफ है, मैंने तुम लोग के लिए थोड़ा सा आंसर फ्रेम किया है। टेक्स्ट बुक में ना लैंग्वेज बहुत टफ लिखा है, तुम ये वाला टॉपिक याद करने जाओगे ना टेक्स्ट बुक से, एकदम हक सकते हो। तो वो सीन नहीं करना, अपन को इजी कर देते हैं ना, क्यों काय को टेंशन लेने का, इतना रेट नहीं लेने का, मजे से करने का, ठीक है। तो ये अपन करेंगे इसके बाद। फिलहाल ये मुझे बताओ, लोकसभा का टर्म कितना था गाइस? 5 years। राज्यसभा का टर्म होता है क्या? राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म होता है, मैं तुम लोग को रिवाइज भी करा रहा हूँ पहले वाला चैप्टर।
तो 5 years होता है क्या उनका? उनके मेंबर्स का टर्म होता है 6 years एंड 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. यस, प्रेसिडेंट का टर्म कितना होगा सर? 5 years. पर वो उससे पहले भी निकल सकते हैं अगर उन्होंने कुछ कांड किया, गलत काम किया, वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको निकाल सकते हैं। भाई कौन निकालेंगे? पार्लियामेंट ही निकालेंगे। जी हाँ, तो निकाला जा सकते हैं वो। इम्पीचमेंट मतलब रिमूव करना। तो टर्म बट कितना होता है? 5 years. बाकी ये भी थोड़ा ध्यान रखना, प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं ना गाइस, रिजाइन कर सकते हैं, एज अथॉरिटी पावर। भाई अगर निकलना है, भाई उनको रिजाइन करना है, वो रिजाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो रेजिग्नेशन भी करेंगे तो निकलते हैं। टर्म 5 years का है, ठीक है। एब्सेंट होंगे तो उस समय संभालेंगे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इसी चैप्टर में हम एंड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसी में पढ़ने वाले अपन। अभी प्रेसिडेंट चल रहा है ना, उसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट लास्ट में लेंगे। तो थोड़ा बस यही लिखा हुआ है, यही थोड़ा सा समझना है, ज्यादा एकदम डेप्थ में नहीं घुसने का। टर्म का जो मेन मीनिंग है अपन वो बता दिए है। क्लैरिटी क्या? फुल ऑन ना? डन ना? हाँ जी। रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। और ये सर, ये क्या लिख दिया भाई आपने इतना सारा? आप लिखते भी थे इतना सारा, आप तो थोड़ा लिख के पढ़ाते थे ना, बाकी तो रैप में होता है काम। ये इतना सारा क्या लिख दिया? अरे यार लिखना पड़ा यार, क्या करूं। वो थोड़ा टेक्स्ट बुक का तुम लैंग्वेज देखोगे ना, बहुत टफ था रे, तुम पढ़ो एक बार, तो थोड़ा हार्ड लगता है याद करने में। तो उसी को ना थोड़ा सा यहाँ पे इजी वे में प्रेजेंट कर दिया है। वहाँ पे तो 3 पॉइंट लिखा है ना, यहाँ पे मैंने तुम्हें 4 करके दिया है। तुम कोई भी इसमें से 3 उठा के पढ़ोगे, हो जाएगा। और ये थोड़ा लैंग्वेज इजी है और कुछ नहीं, तो वो करने के लिए लिखना पड़ा। तुम ऐसे मुझे मत करो यार, ऐसे चलता है, थोड़ा लिख दिया, अभी क्या हो गया। चलो समझते, रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन है, बट टॉपिक इजी, टेंशन मत लो। और ये वाला तुम लोग याद करके लिखोगे, पूरा मार्क्स आएंगे, ऐसी बात नहीं है। टेक्स्ट बुक का लिखना होता है ना, ऐसे बोलते रहते हैं ना भाई, जरूरी है सिविक्स में ऑब्वियसली कीवर्ड्स, टेक्स्ट बुक का सब कुछ होना चाहिए, बट किसी किसी को अपन ना उसको इजी वे में फ्रेम करके कर सकते हैं। अगर उसका कॉन्सेप्ट मीनिंग चेंज नहीं होता है और तुम उसको फ्रेम कर सकते हो अच्छा लैंग्वेज में, तो फिर बढ़िया है। तो ये कर दिया, थोड़ा सारा चीज ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ कुछ आंसर ही मैं ऐसे लाऊंगा। अदरवाइज टेक्स्ट बुक ही मेन प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सब लोग को पता होना चाहिए ये। हाँ, टेक्स्ट बुक से ही एकदम अच्छे से ढंग से पढ़ने का। बट अदरवाइज कभी कभी कुछ अगर टफ पड़ा तो उसको मैं तुम लोग के लिए फ्रेम करता रहूंगा, ठीक है। चलो, अब प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, व्हाई? पहला मैं रीड कर रहा हूं, क्या पता तुम लोग को शायद पूरा क्लैरिटी ना है, आ रहा होगा वैसे तो, बट फिर भी ताकि तुम नोट करो तो थोड़ा ध्यान से कर पाओ। इफ द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो elected by the people, it will be unfair to him to not give him any power and make him a nominal head only. यहां पे क्या बोलना चाह रहे पता है? सिंपल सेंस में देखो भाई, एक राज्य का 2 राजा नहीं बन सकते, तुम लोगों को पता है कि नहीं? हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, जिसमें ज्यादा पावर दिया है किनको? मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, मतलब प्राइम मिनिस्टर को। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी कैबिनेट होता है, वो अपन आगे करेंगे अच्छे से। कहने का मतलब ये है, प्राइम मिनिस्टर को मेन पावर्स दिया गया है, अब 2 जन ने यहां पे हेड हो सकते हैं। जो पब्लिक जिनको वोट करता है ना, वो बहुत पावरफुल है, बहुत पॉपुलर है ना। अब तुम लोग सुनो जरा, प्रेसिडेंट को भी अगर पब्लिक वोट करेंगे, वो भी बहुत पावरफुल पॉपुलर होगा। तो वो अगर इलेक्शन करके जीत के आते हैं, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जीत के आता है, अगर उनका भी वैसे ही हुआ, प्रेसिडेंट का भी वैसे ही हुआ, तो दोनों हेड रहेंगे, राइवल सेंटर नहीं होगा, झगड़ेंगे नहीं। जैसे कांग्रेस बीजेपी झगड़ते रहते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, टॉन्ट मारते रहते हैं ना एक दूसरे को, हाँ होता रहता है ना, ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी, वैसा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का सीन ना हो जाए। समझ पा रहे हो? तो राइवल सेंटर लिखा है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, पहला पॉइंट, वही मेन कीवर्ड है राइवल सेंटर। यहां पे मैंने इस तरीके से पेश किया है, ये बताने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर के सुप्रीमेसी को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि उनको मेन पावर दिया गया ना परफॉर्म करने के लिए यहां पे, है ना। एक ही हो सकता है ना कंट्री का पूरा हेड, समझ पा रहे हो? प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द नेशन बट ही डजंट रूल्स द नेशन। रूल कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर करता है। तो सुप्रीमेसी मेंटेन होना चाहिए किसका? प्राइम मिनिस्टर का। प्रेसिडेंट भी अगर वैसे इलेक्ट होकर आएगा और उसको अगर हम खाली नॉमिनल हेड बोल के घोषित करेंगे, सही है क्या? नॉमिनल हेड मतलब पता है ना तुम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड खाली नाम के लिए, वो सही है क्या? अगर वो भी पॉपुलरली पावरफुली, ये बोलना चाह रहा हूं कि पब्लिक के थ्रू वोट करके आ रहा, मतलब पॉपुलर और पावरफुल, और उनको खाली नॉमिनल हेड बोले, नहीं ना। तो प्रेसिडेंट का भी एक डिग्निफाइड वे में इलेक्शन होना चाहिए, और वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होना ही बेटर है। इसलिए पहले से अपने यहाँ पे संविधान में रख दिया है
कि भाई रियल पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही एक्सरसाइज करने वाला है और कोई नहीं होगा फिर, ठीक है। तो इनका अलग ही रखो, प्रेसिडेंट का एंड प्राइम मिनिस्टर का अलग रखो, बढ़िया रहेगा। पहला पॉइंट होप सबको क्लियर हुआ है, होपफुली। कुछ रहेगा तो मुझे पूछना, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करते रहना पॉइंट्स, हाँ, क्योंकि यहाँ पे है थोड़ा पॉइंट समझने के लिए, काफी ज्यादा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसीलिए देखो। विद इंडिया बीइंग अ कंट्री विथ टू मेनी इलिटरेट पीपल ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। मैं इलिटरेसी रेट है ना इंडिया में ज्यादा, पता है तुम लोग। इट विल नॉट वाइज टू गिव देम सो मच पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना ज्यादा पावर दे देंगे भाई ऑर्डिनरी पब्लिक के हाथ में, वाट लग जाएगी टू चूज द प्रेसिडेंट, है ना। पहले से ही पब्लिक जो है वोट करती है ना यार। अब प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा, उन पे भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा। ऑर्डिनरी पब्लिक के हाथ में इतना पावर, जिनको प्रॉपर विजडम नहीं है। अभी भी कहां है, इलेक्शन में अपन वोट देने जाते हैं, तुम लोग अपने घर पे भी थोड़ा ध्यान देना, ऐसे देखते रहना, तुम लोगों को पता चलेगा कि भाई घर पे जो लोग देखते रहते हैं न्यूज व्यूज, समझते रहते हैं पापा लोग, उनसे सुनते हैं, जो बोलेंगे जिनको वोट करना है इनको वोट कर दो, वोट कर देते हैं। हम लोग तो भाई करेंगे समझ समझ के, जितने भी यूथ एंड टीनेजर्स हैं। बट फिर भी अगर तुम देखोगे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, उन लोग सबको एकदम क्या प्रॉपर नॉलेज है क्या पॉलिटिक्स का, कि भाई किसको वोट करना चाहिए, कौन सा कैंडिडेट राइट है। वो क्वेश्चन कर पाते हैं क्या। आते हैं सारे नेता लोग, स्पीच दे के चले जाते हैं, तो थोड़ा सा डर रहता है ना, कोई क्वेश्चन नहीं करता उनको ज्यादा, समझ पा रहे हो। मीडिया वीडिया करती है, मीम वीम बनते हैं सब सोशल मीडिया में, बट फिर भी उतना अच्छी तरीके से चैलेंज करके क्वेश्चंस कर पाते हैं क्या। हालांकि दे आर आंसरेबल टू अस, बिकॉज वो हमारे लिए काम करने वाले ना भाई, तो फिर उनको तो आंसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दे रहे एटीट्यूड है, वैसा सीन नहीं है, वो आंसर करेंगे, बट उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है पब्लिक, समझ पा रहे हो तुम। अलग अलग चीजों पे ट्रेंड होते होते ना कहीं कहीं से वोट जाता होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इतना ज्यादा विजडम है नहीं पब्लिक के पास, है ना। तो इलिटरेसी रेट भी है, तो अगर उनके हाथ में ये वाला पावर भी देंगे कि प्रेसिडेंट को बनाने का, ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ गया हमारा, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये लिखा गया कि भाई इनडायरेक्टली होना प्रेसिडेंट का बढ़िया है, बाकी अपन जो पार्टी को वोट करते हैं ना वो तो चालू ही है ना, प्रेसिडेंट को भी क्यों करेंगे भाई, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इतना काफी है। आया क्या दूसरा वाला पॉइंट सबको मजे में ना। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एन इलेक्टोरल मशीनरी फॉर एन इलेक्शन इन विच मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव टू पार्टिसिपेट। इलेक्शन रखना हलवा है क्या, क्या मजाक है क्या, इलेक्शन रखते जाओ, हाँ इधर रख दो, इलेक्शन कंडक्ट कर दो। भाई कितना ज्यादा फिर पैसा लगेगा, एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा, हर जगह रखेंगे। वैसे तो स्टेट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन होता रहता है ना, एमपी एमएलए जीतते रहते हैं ना, अपन के थ्रू जाते रहते हैं ना, तो भाई इनका भी रखेंगे प्रेसिडेंट का, हर जगह भाई कंडक्ट करना है, फिर पूरे इंडिया में इलेक्ट्रल मशीनरी प्रोवाइड करना है। मजाक है क्या इलेक्शन रखना, नहीं ना, ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा भाई वो रखने के लिए जब डायरेक्टली करे तो, इसलिए इनडायरेक्टली करना ही डिग्निफाइड वे में, जो कैसे सबसे करते आ रहे हैं वैसा करना बेटर है। क्लियर हो रहा है क्या सबको, पक्का ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने यही बोला बट इसको अभी थोड़ा डिफरेंट वे में यहां पे एक्सप्रेस कर दिया है, स्मार्ट वर्क होते रहना चाहिए। लॉट्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी would be involved in a direct presidential election, and it would be not fair for a nation to undergo two massive elections. Hence he should be elected by dignified electoral college. समझ पाए कि नहीं, होपफुली समझ पाए, बहुत इजी, ऊपर का ही पढ़ा अपन ने, भी थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ा है। टाइम कितना लगेगा इलेक्शन रखने में, प्राइम मिनिस्टर का होता है, प्रेसिडेंट का भी ऐसा होगा, मैसिव इलेक्शंस नहीं होंगे, दो दो, पैसे कितने लगेंगे, एक्सपेंसिव कितना होगा, पब्लिक, ऑर्डिनरी पब्लिक के हाथ में इतना पावर। समझ पा रहे हो, सारा पॉइंट रिलेट हो रहा है, अच्छे से अभी कनेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, बताओ। इसीलिए इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू एमपी एमएलए जो वोट करते हैं, हमने एमपी एमएलए को बनाया, एमपी एमएलए बनाते हैं किनको, प्रेसिडेंट को, इनडायरेक्टली हुआ ना तभी, समझ पा रहे हो ना, हमने एमपी एमएलए को बनाया, वो किसको बना रहे, प्रेसिडेंट को, तो इनडायरेक्टली हुआ ना, और वो डिग्निफाइड, मतलब उनको नॉलेज है पॉलिटिक्स का, वो अगर बना रहे हैं, समझ पा रहे हो, तो ढंग से होगा ना। ऑर्डिनरी पब्लिक के हाथ में इतना पावर, और इलेक्शन रखने में हलवा तो नहीं है, टाइम लगेगा, एक्सपेंसिव होगा, और एक राज्यों के दो राजा नहीं हो सकते, समझ पा रहे हो। दीज आर द रीजंस फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। होप सबको क्लियर हो गया है। नाउ इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को निकालने की बात की जा रही है, रिमूवल, उसके प्रोसेस को
पहले अपन आपको ना एकदम आराम से समझा देगा मस्त, उसके बाद मैं पूरे लाइन्स को रीड करूंगा ताकि तुम लोग नोट डाउन कर पाओ अच्छे से कि क्या क्या वर्ड्स यहाँ पे यूज किए। अगर तुम लोग कुछ वर्ड्स ढंग से नहीं दिख पा रहा है तो इसलिए मैं एकदम लाइन वाइज रीड कर दूंगा, पर पहले अपन प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट को क्यों निकालेंगे? कब निकलता है प्रेसिडेंट? जब प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, मिसबिहेव करे, मिसकंडक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके काम करे, पावर्स के बियॉन्ड जाके काम करे, पावर्स को मिसयूज करे। क्या मजाक है क्या? नहीं ना, ब्राइबरी, समझ रहे हो ना, उस टाइप का कुछ नहीं, करप्शन। अगर ऐसे कुछ करते हुए पाए गए निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका सिंपल बनता है इफ वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको निकालेंगे। कौन निकालेगा? पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, ये लोग निकालेंगे। अब इसका प्रोसेस कैसे शुरू होता है ध्यान देना, इतना हलवा नहीं है, आसान नहीं है, प्रोसेस बहुत टफ होता है। अपने इंडिया में इंपीचमेंट नहीं हुआ प्रेसिडेंट का, भाई हवा टाइट हो जाती है पूरा निकालते निकालते, समझ रहे हो। तो इसलिए पहले समझ जाते हैं प्रोसेस आराम से, देखो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आइदर ऑफ द हाउस, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, कोई भी एक हाउस 14 डेज का नोटिस देगा कि भाई अपन को निकालना है किसको? प्रेसिडेंट को, इंपीच करना है। इंपीचमेंट होने गया, मूव किया है, नोटिस दिया है, ठीक है। वो नोटिस को कब माना जाएगा मालूम है? जब उस हाउस से 1/4 ऑफ द मेजोरिटी सपोर्ट देंगे। 1/4 मेजोरिटी आया ना, जिस हाउस ने नोटिस के लिए बोला है ना, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक हाउस कर सकता है ना, तो हमने लिया लोकसभा, तो लोकसभा में से 1/4 मेजोरिटी आना चाहिए कि भाई देखो हम लोग 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा उनको कि अपन को निकालना है किसको? प्रेसिडेंट को। क्लैरिटी, ये पहला चीज। 1/4 मतलब क्या है यार? 25% पूरा, है ना। आज सपोज 400 है मेंबर्स, तो कितना हो जाएगा बताओ? 100, तो उतना तो आना पड़ेगा, तब माना जाएगा, तब माना जाएगा कि मूव हुआ है, इनिशिएट हुआ है। समझ रहे हो सब लोग? आगे बढ़े पक्का? तो आइदर ऑफ द हाउस कैन इनिशिएट, पहला चीज हो गया। 14 डेज का नोटिस बाय गिविंग हाउ मच मेजोरिटी? 1/4। फिर लोकसभा में ही उस 1/4 मेजोरिटी उन्होंने जो दिया है, अब आगे उसको कंफर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, रीजंस, प्रूफ, एविडेंस मिलना चाहिए ना भाई, तभी तो हम कंफर्म कर देंगे हाँ भाई हम भी अग्री करते हैं, पूरा 100% कंफर्म है कि इनको निकालना ही है। तो शुरुआत में तो निकला नहीं है, अभी खाली इनिशिएटिव हुआ है। तो जिस हाउस ने इनिशिएट किया है ना, जिस हाउस ने मूव किया है ना, उसी हाउस में 2/3 मेजोरिटी कंफर्मेशन कि भाई हाँ 100% इनको तो निकालना ही है, इंपीच करना ही है, प्रूफ हो गया। क्लैरिटी। इसके बाद जाता है दूसरे हाउस में, दूसरे हाउस में भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो लोकसभा ने किया ना काम, पहले लोकसभा ने अपन लिया ना, लोकसभा ने 1/4 किया 14 डेज का नोटिस, फिर उसके बाद लोकसभा ने 2/3 मेजोरिटी पास किया, कंफर्म किया। अब कहां जाएगा? अब जाएगा राज्यसभा। ठीक है, यहां तक क्लियर सब लोग? ओके। राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा जो भी चार्जेस लगे हैं प्रेसिडेंट पे, जो भी चार्जेस लगा है, अब वो भी इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई क्या बात है, लोकसभा क्यों निकलना चाह रही है, देखते जरा हम भी क्या रीजन है, उन लोग समझेंगे। ठीक है। और जब भी राज्यसभा के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए गया होगा ना, तो उस समय प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि ही कैन अपीयर, ही कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। अगर उनको अपने बेगुनाही में कुछ बोलना है, कुछ समझाना है, एक्सप्लेन करना है, वो आ सकते हैं और वहां पे अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी चीज पे जो चार्जेस लगा है ना, उसी चीज पे उनको कुछ अगर एक्सप्लेन करना है वो कर सकते हैं। ठीक है। अब राज्यसभा ने भी समझा एकदम सब कुछ किया, वो भी बोल रहे हैं हाँ भाई इसको तो भाई कल्टी करना, निकालना ही पड़ेगा, प्रूफ हो गया पूरा। मतलब उनका भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, दे आर ऑल्सो 100% कंफर्म, उनका भी इंटेंशन आ चुका है कि भाई अपन को भी निकालना है। हाँ राइट है, गलत काम किया है इसने, वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन, जाएगा ये। तो राज्यसभा ने भी कंफर्म किया, पर कंफर्म करने के लिए कितना मेजोरिटी चाहिए? 2/3। समझ लो ना, 2/3 मेजोरिटी दिया राज्यसभा ने, तो वो कंफर्म हो गया। आप प्रेसिडेंट इम्पीच, बाय बाय। अब जाएगा
खत्म बात, एकदम टाटा बाय बाय हो गया। थोड़ा सा फिर से क्विक रिकॉल रिवाइज कर दे थोड़ा। हाँ देखो, 1/4 मेजोरिटी आइदर ऑफ द हाउस, 2/3 मेजोरिटी बोथ द हाउस। लोकसभा का भी 2/3 आना चाहिए, राज्यसभा का भी 2/3 आना चाहिए, तब निकलेगा। पर शुरुआत करने के लिए जो 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है वो कोई भी एक हाउस करेगा। और वो एक हाउस का कब माना जाएगा 14 डेज का नोटिस? जब वो 14 डेज के नोटिस के लिए कितना सपोर्ट आएगा? 1/4। सिमिलरली जैसे मैंने लोकसभा का एग्जांपल लिया था ना, मैंने अगर एग्जांपल लिया, राज्यसभा भी कर सकता है शुरू। हमने किसको लेके शुरू किया? हमने लोकसभा को लेके शुरू किया ना, वही सेम चीज ना राज्यसभा भी शुरू कर सकता है। 1/4 सपोर्ट देगा, 14 डेज का नोटिस देगा, फिर वहां पे 2/3 कंफर्मेशन देकर, 2/3 का मेजोरिटी कंफर्मेशन देकर फिर भेजेगा लोकसभा में। लोकसभा में फिर वो जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे लोकसभा वाले उनके चार्जेस पर, तो फिर प्रेसिडेंट वहां पे आएगा, उनको आंसर देगा, सब कुछ चलेगा। फिर लोकसभा को भी कितना करना पड़ेगा? 2/3 मेजोरिटी। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है, कुछ ही चीजें तुम लोग को ध्यान रखने हैं कि शुरुआत करने के लिए 1/4 मेजोरिटी चाहिए, 14 डेज का नोटिस, कोई भी एक हाउस चलेगा, ठीक है। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी उसी हाउस से हमें चाहिए, फिर वो जाएगा दूसरे हाउस में, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जब वो दूसरे हाउस में जाएगा तो प्रेसिडेंट आएंगे, वो अपीयर होंगे, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, बताएंगे। तो उसके बाद वो कंफर्मेशन करना चाहते हैं वो दूसरा हाउस भी कि भाई अपन को निकालना ही है, उनको भी कितना मेजोरिटी देना है गाइस? 2/3। बाकी शॉर्ट में कहीं पे लिख दो, ध्यान रहेगा। आइदर ऑफ द हाउस कब होता है? जब 1/4 का मेजोरिटी चाहिए होता है, 14 डेज का नोटिस, शुरुआत कोई भी एक हाउस। बट 2/3 मेजोरिटी दोनों का चाहिए ना, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों का। समझ रहे हो ना? हाँ, तो फिर प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। अब इसी चीज को हम पढ़ते हैं, थोड़ा सिविक्स है ना, लैंग्वेज टफ कर देंगे, बट अपन ने समझ लिया ना, अब इजी होगा। आ जाओ, कुछ डाउट रहेगा पूछ लेना, ठीक है। देखो पहला चीज, फॉर इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट a resolution can be moved after, यहां तक क्लियर है ना? पक्का देखते रहो अच्छे से। can be moved after giving a 14 days notice which should be signed by not less than 1/4 of the total member of the members of the house। हाउस बोला, हाउसेज नहीं बोला, लोकसभा राज्यसभा नहीं, कोई भी एक हाउस। और कोई भी हाउस कर सकता है ना, इसलिए दे आर नॉट मेंशनिंग एनीवन, लोकसभा ही होगा, राज्यसभा ही होगा, बोल दिया बस, कोई भी एक हाउस 1/4 मेजोरिटी करके 14 डेज का नोटिस देगा, माना जाएगा कि हाँ भाई प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने का स्टार्ट हुआ है, इनिशिएट हो गया है, चार्ज लग गया है प्रेसिडेंट पे। समझ पाए ना? पक्का ना? पहला पॉइंट आया ना? नेक्स्ट, the resolution should be passed by a majority of at least, जिस हाउस में 14 डेज का नोटिस दिया है 1/4 मेजोरिटी दे के, उसी हाउस में कंफर्मेशन के लिए कितना? एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। क्लियर हो रहा है? तो लोकसभा ने दिया, सपोज मैंने दिया था ना एग्जांपल, लोकसभा ने दिया कितना? 1/4 का मेजोरिटी देके 14 डेज का नोटिस दिया। अब लोकसभा में ही कितना मेजोरिटी? 2/3। क्लियर? अब कहां जाएगा? दूसरे हाउस में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। द चार्ज इज देन इन्वेस्टिगेटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट कैन अपीयर एंड गेट रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। फिर से यहां पे थोड़ा देखना था ना, कैन अपीयर एंड गेट रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन। क्लियर हो पा रहा है? बताया था ना। अब ये दूसरे हाउस में गया और वहां पे इन्वेस्टिगेशन, जो चार्ज लगा है प्रेसिडेंट पे, तो हमने दूसरा हाउस किसको माना था यहाँ पे एग्जांपल में? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के पास गया, अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट के पास राइट है, बोला था ना, प्रेसिडेंट आएंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, वही लिखा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इजी हो रहा है कि नहीं? हाँ। लास्ट, इफ आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस, मतलब राज्यसभा ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, a resolution is passed by a majority of not less than कितना? 2/3 members of
बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कंफ्यूज मत होना, 1 मिनट, द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। क्या हो गया यहाँ पे बताओ, बताओ। हाँ बताते रहो, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, मेरे को भी क्लियर हो रहा है, थोड़ा मैं कंफर्मेशन देता हूँ तुम लोग को कि जो बोल रहे हो सही है, कि 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउस का होना चाहिए। बताया था ना, लोकसभा ने 2/3 दे के ही तो दूसरे हाउस में भेजा ना राज्यसभा में। अब राज्यसभा को भी कंफर्मेशन करने के लिए कितना मेजोरिटी देना है, 2/3, इसलिए यहाँ पे बोथ हाउसेस लिख दिया। तो 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउस का चाहिए, बट शुरुआत करने के लिए कोई भी एक हाउस में से 14 डेज का जो नोटिस देते हैं ना, उसमें कितना मेजोरिटी चाहिए, 1/4। सबको क्लियर है, इसलिए मैंने लिखने बोल दिया कि साइड में लिख के रख दो, 1/4 आइदर ऑफ द हाउस का रहता है, पर 2/3 बोथ द हाउस का चाहिए होता है। ये थोड़ा शॉर्टकट में ऐसे जानने के लिए, ताकि रिवाइज करते समय तुम लोग को याद रहे। सबको पक्का क्लियर हुआ ना, 100% ना, ये है। इस तरीके से अगर करेंगे तो प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। क्लैरिटी, ये हो गया प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मजे। अपन फिर मिलेंगे तुम लोग को आगे पावर्स को लेके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, डिस्क्रिशनरी, इमरजेंसी, ये पावर्स आएंगे। तो सिलेबस के हिसाब से जो पावर्स हम लोग को सीखना है, समझना है, हम मस्त एकदम सीखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद रैप भी आप लोगों के लिए पोस्ट होगा। मजे लूटिएगा और फैलाते रहिएगा यार, थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट बनता है। देखो मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, बट तुम लोग को पता है ना, तुम्हें मालूम है, तुम लोग कर दोगे इस टाइम में थोड़ा ज़्यादा, तो लोगों तक पहुँचाओ, बच्चों तक पहुँचाओ, उन लोग को ईजी हो, बस कॉन्सेप्ट जो है सिविक्स का एकदम ईजी हो, और ये चैप्टर भी सब लोग को मज़े से समझ में आए। बस ये अपना फोकस रहता है, हर एक चैप्टर ढंग से आते रहे, सिविक्स का चलते रहेगा, टेंशन मत लो। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।